नमस्कार, स्वागत है हॉर्नबिल टीवी भारत में। मध्य प्रदेश में शिक्षा और व्यापार को साथ लेकर चलने की नीति को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज एक अहम कार्यशाला का संबोधित किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राज्य में डबल इंजन की सरकार की सफलता अब धरातल पर नजर आ रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि मध्य प्रदेश में वर्तमान में 70 से अधिक विश्वविद्यालय सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में शिक्षा को भारतीयता की भावना से जोड़ते हुए वाइस चांसलर के पद का नाम बदलकर अब कुलगुरु कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने इस बात पर गर्व व्यक्त किया कि अब देश के प्रमुख संस्थान जैसे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय भी मध्य प्रदेश की नीतियों का अनुसरण कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कार्यशाला में शामिल सभी विद्वानों का स्वागत करते हुए कहा कि इस कार्यक्रम में जो भी सुझाव सामने आएंगे उन पर राज्य सरकार ठोस कदम उठाएगी। कार्यशाला में उच्च शिक्षा मंत्री इंद्र सिंह परमार भी मौजूद रहे और राज्य के शिक्षा मंडल की रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा की गई। डबल इंजन सरकार का एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट मॉडल अब एक्शन मोड में है। सुनिए। जो रोजगार आधारित कोर्स के बारे में दिन भर अलग अलग प्रकार के विद्वानों को ला करके अलग अलग संस्थानों के साथ प्राइवेट और निजी सभी सरकारी सभी विश्वविद्यालय के कुलगुरु सब मिलकर के इस पे चर्चा भी करेंगे। मध्य प्रदेश वो राज्य जिसने सबसे पहले शिक्षा नीति 2020 को लागू करने की दिशा में ठोस कदम बढ़ाया था और कई प्रकार के संकायों को बाकी विश्वविद्यालय में भी खोल करके सरकारी स्तर पर देश में नंबर 1 का हमारा राज्य है जो उच्च शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों को वो सारे कोर्स उपलब्ध करा रहा है जिसमें रोजगार परक कई सारे अवसर होते हैं। मुझे इस बात का आनंद भी है कि हाँ आज ये जब हम कार्यशाला आयोजित कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हमारा विभाग और सरकार समर्थ है, वो दिए गए सुझावों के आधार पर ठोस निर्णय करेंगे। मेरी अपनी ओर से माननीय शिक्षा मंत्री इंद्र सिंह जी परमार, इस अवसर पर अभी हमारे बीच में से गए माननीय महामहिम माननीय मंगू भाई पटेल साहब, माननीय SCS अनुपम राजन जी और सारे मित्रों को बधाई। देखिए, ये जो कार्यशाला है बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया उसका इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं तो रोजगार परक शिक्षा उस पर ही काम हो रहा है। तो हमारे देश की परंपरा में रोजगार और संस्कार दोनों का तालमेल होकर के अच्छा नागरिक निर्माण करना ताकि वो अपने रोजगार भी कर सके और देश में श्रेष्ठ नागरिक बन सके और आगे अपना योगदान दे सके। सार्थक एप के माध्यम से 100% उपस्थिति का वो कर दिया गया है और जो लोग अटेंडेंट इधर उधर से लगा रहे हैं उनके खिलाफ भी हमने कार्रवाई की है। देखिए, NCERT की जो किताबें है 12वीं तक चलती है। हमने क्योंकि हमारे विश्वविद्यालय सब पाठ्यक्रम तय करते हैं, भारतीय ज्ञान परंपरा जो विषय जोड़ा है उसमें जहाँ जहाँ ऐसा विदेशी भाव को प्रकट होता था या भारत को कम करके देखा जाता था, वो सारे सुधार हर विषय में करने का काम हमारे जो एक्सपर्ट लोग हैं वो कर रहे हैं और नए सत्र से वो बदलाव फर्स्ट ईयर में दिखेगा। क्या कुछ नया नहीं, उसमें सब में एक विषय नहीं भाई, जैसे मैथमेटिक्स में, अब मैथमेटिक्स में भारत का योगदान क्या है। अब फिर मैथमेटिक्स में ज्यामिति पढ़ने वाले लोग जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस के पहले भारत के कोई गणितज्ञ हुए क्या जिन्होंने उसी सूत्र को बहुत सरल ढंग से करा है। ऐसा बहुत सारे भारतीय ज्ञान परंपरा को सम्मिलित करने जा रहे हैं जो नए सिलेबस में जोड़ रहे हैं। देखिए इतिहास की पुस्तकों में जहाँ इतिहास का संबंध है वहाँ पर भारत के गौरवशाली इतिहास को
और आक्रमणकारी को आक्रमण लिखा जाएगा और देशभक्त को देशभक्त करके पढ़ाया जाएगा। ये बात सच्चिदानंद जी ने भी बताई कि हमारे देश से 12 लाख जितने बच्चे विदेश में जाते हैं और हमारे पास कितने हैं? 55,000 से 60,000। यानी कितना डिफरेंस है। मैं एक बार प्राइम मिनिस्टर को सुन रहा था, उन्होंने बोला कि हम ऐसे भारत को विकसित भारत बनाए, कभी भी हमारे बच्चे को फॉरेन पढ़ने जाना नहीं पड़े, ऐसे हमारा माहौल भारत का विकसित भारत ऐसे हम बनाने चाहते हैं। मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश ऐसा बनेगा। इसके लिए कि शुरुआत यहाँ मध्य प्रदेश से होगी, ये मैं तो चाहता हूं ऐसे मुख्य प्रथम नागरिक के रूप में मैं ऐसा चाहता हूं कि मध्य प्रदेश का ऐसा गौरव मिले। दूसरी बात, शिक्षा मंत्री ने बोली हमको नागरिक तैयार करना है, संस्कारी नागरिक। रोजगार तो अच्छा मिलेगा, पैसे भी आएंगे, मगर उसका वो नागरिक संस्कारित है क्या? मैं एक सत्य को अभी बीच में सुन रहा था, बच्चे पढ़ने जाते हैं तो किताब तो लेके जाते हैं, नोटबुक लेके जाते हैं, पेन लेके जाते हैं, मगर उसके थैले में माँ की ममता भी है, माँ बाप का परिश्रम भी है, आशा भी है, अपेक्षा भी है, वो भी सब लेके जाते हैं। माँ सुबह में 5 बजे उठ जाती है, बच्चे के लिए टिफिन बना देती है कि मेरा बच्चा जाए, भूखा नहीं रहे, अच्छी तरह पढ़े। पिताजी को पैसा नहीं है, एक जोड़ी में 2 साल गुजारते, मगर हमारा बच्चा अच्छी पढ़ रहा है, उसके लिए अच्छा कपड़ा देना पड़ता है। माँ बाप की बहुत समर्पण होता है, मगर बच्चा बाद में क्या करता है? मैं समझता हूँ उच्च शिक्षा ऐसी शिक्षा है कि बच्चा सब समझ सकता है, ऐसी उनकी आयु है। तभी जिसमें तुम जितना संस्कार डालो उसका भविष्य में, जैसे अच्छा पौधा डालो तो अच्छा वृक्ष उगेगा, उसी तरह है संस्कारित बच्चा तैयार करना है। तो मैं समझता हूं कि आपकी यूनिवर्सिटी में 4-5 साल जो बच्चा रहता है उसको अच्छे नागरिक बनाए, जिसके मन में समाज के लिए भी हमको कुछ करना है, ये देश के लिए भी हम कुछ करना है, ऐसे हम नागरिक भी तैयार करें तो हम समझते हैं कि हमारा भविष्य बहुत उज्जवल है। और विकसित भारत में हमारा भी मध्य प्रदेश का बड़ा योगदान रहे, ऐसे मैं आज की कार्यशाला में अपेक्षा भी रखता हूँ। मैं समझ गाजियाबाद से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यूपी एसटीएफ की नोएडा यूनिट ने फर्जी दूतावास चलाने वाले एक सतीर आरोपी को गिरफ्तार किया है, जो खुद को विभिन्न काल्पनिक देशों का राजदूत बताकर सालों से लोगों को गुमराह कर रहा था। गिरफ्तार आरोपी का नाम हर्षवर्धन जैन है, जो गाजियाबाद के कानीनगर इलाके में KV-35 नामक मकान को किराए पर लेकर वेस्ट आर्कटिक, सुबार्गा, पोलिया और लोदोनिया जैसे माइक्रोनेशन देशों के नाम पर फर्जी दूतावास चला रहा था। हर्षवर्धन खुद को इन देशों का कौंसुल जनरल या एम्बेसडर बताकर कई डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट वाली लग्जरी गाड़ियों में चलता था। इतना ही नहीं, वहाँ प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और नामी हस्तियों के साथ मर्फ की गई तस्वीरें दिखाकर लोगों को प्रभावित करता था। एसटीएफ की जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी विदेशों में काम दिलाने के नाम पर ठगी करता था और हवाला, रॉकेट तथा सेल कंपनियों के जरिए करोड़ों की हेराफेरी करता था। उसके पास से 4 डिप्लोमेटिक गाड़ियाँ, 12 डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, विदेश मंत्रालय की मोहर लगे फर्जी दस्तावेज, 2 पैन कार्ड और 34 अलग अलग कंपनियों की मोहरें, 44,70,000 की नकदी और विदेशी मुद्रा बरामद हुई है। इतने ही नहीं, आरोपी के चंद्रवास स्वामी और कुख्यात इंटरनेशनल आर्म्स डीलर अदनान खगोशी
से भी संबंध होने की जानकारी सामने आई है। 2011 में उस पर अवैध सैटेलाइट फ़ोन रखने का मुकदमा भी दर्ज हुआ था। फिलहाल एसटीएफ इस हाई प्रोफाइल जालसाजी मामले की जांच गहराई से कर रही है। अब देखना यह है कि इसके पीछे और कितने बड़े नाम सामने आते हैं। यूपी एसटीएफ के नोएडा यूनिट ने दिनांक 22/7/2025 को गाजियाबाद में एक चल रहे अवैध दूतावास चला रहे व्यक्ति को पकड़ा है। इस व्यक्ति का नाम है हर्षवर्धन जैन पुत्र जेडी जैन। ये रहने वाला KB 45 कविनगर गाजियाबाद का है। इसको अवैध दूतावास चलाते हुए गिरफ्तार किया है और इसके पास से काफ़ी सामग्री बरामद हुई है। ये हर्षवर्धन KB 35 कविनगर में एक किराए के मकान में अवैध दूतावास चला रहा था और ये अपने आप को वेस्ट आर्टिका, सबोर्गा, पोल्विया, लोडोनिया और इसके अलावा अन्य भी कई देशों का एम्बेसडर बताकर लोगों से बात करता था। इसके पास से कुछ गाड़ियां भी बरामद हुई है जिनमें इसने डिप्लोमेटिक तरीके की नंबर प्लेट्स लगा रखी है जो किसी भी जगह से अप्रूव नहीं है। लोगों को प्रभाव में लेने के लिए, उनसे ठगी करने के लिए, उनके दलाली करने के लिए ये कई सारी मॉर्फ फोटोग्राफ का भी इस्तेमाल करता था जिसमें इसने अपने आप का कई गणमान्य लोगों के साथ में मॉर्फ फोटो भी बना रखे। इसका मुख्य काम ऐसी आइडेंटिटी दिखा करके लोगों को दलाली करना, विदेश में काम दिलाने का बात कहते हुए लोगों के साथ में दलाली करना, इसके अलावा उनसे ठगी करना और कुछ शेल कंपनियों के माध्यम से हवाला का रैकेट चलाना, ये काम ये करता था। इसको एसटीएफ नोएडा की टीम द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। यहाँ उल्लेखनीय बात ये भी है कि ये अभियुक्त 2011 में भी एक बार गिरफ्तार हो चुका था। इसके पास से उस समय पे सैटेलाइट फ़ोन बरामद हुआ था और थाना कविनगर में उसके खिलाफ मुकदमा भी पंजीकृत किया गया था। हर्षवर्धन की गिरफ्तारी में उसके पास से 4 गाड़ियां मिली है जिसपे डिप्लोमेटिक तरीके के नंबर डाली हुई नंबर प्लेट्स लगी हुई है। इसके अलावा इसके पास से 12 अलग अलग पासपोर्ट्स मिले हैं जो कि अवैध है और कुछ विदेश मंत्रालय की कूटरचित मोहरें भी इससे मिली है। 2 कूटरचित पैन कार्ड इससे प्राप्त हुए हैं। विभिन्न देशों और कंपनियों की 34 मोहर स्टैम्प्स इससे मिले हैं और 2 कूटरचित प्रेस कार्ड्स इससे मिले हैं। लगभग 44,70,000 रुपये भी इसके गिरफ्तारी के दौरान बरामद हुए हैं। कई देशों की विदेशी मुद्रा भी मिली है जिसमें कोई कंपनियों के दस्तावेज भी है और 4 गाड़ियों के अलावा और उन पे लगी हुई नंबर प्लेट्स के अलावा और 18 नंबर प्लेट्स भी इसकी गिरफ्तारी के दौरान बरामद हुई है। इसके खिलाफ ये अवैध कार्य करने के लिए और इतना सारा फोर्ज डॉक्यूमेंट्स साथ में रखने और बनाने के लिए जो अपराध बनता है उसके तहत गाजियाबाद में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और आगे अग्रिम कार्रवाई गाजियाबाद पुलिस द्वारा इसके खिलाफ की जाए। बलिया से एक विवादास्पद राजनीतिक बयान सामने आया है। बीजेपी की फायर ब्रांड विधायक केतकी सिंह ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के मस्जिद में बैठक करने पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बेहद तीखे शब्दों में हमला बोला और यहाँ कह दिया कि अगर अखिलेश मंदिर चले गए तो मंदिर भी अशुद्ध हो जाएगा। बलिया जनपद की बांसदी विधानसभा से विधायक केतकी सिंह ने अपने बयान में अखिलेश यादव को सीधा निशाना बनाते हुए कहा कि प्रदेश की जनता लाठी में तेल लगाकर जवाब देने को तैयार है। इतना ही नहीं, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेकर भी उन्होंने आपत्तिजनक बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर ममता बनर्जी को बांग्लादेशी नागरिक इतने प्रिय है तो उन्हें वही जाकर मुख्यमंत्री बन जाना चाहिए। केतकी सिंह ने इस बयान पर राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आनी अभी बाकी है, लेकिन बयान की भाषा और
तीखापन एक बार फिर यूपी की राजनीति में जुबानी जंग को तेज कर सकता है। कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि यही वो विपक्ष है, इंडी गठबंधन, जो कहता था कि धारा 370 अगर हटेगी तो खून की नदियां बह जाएंगी। मैं तो नहीं भूली हूँ, और आप लोग तो और मीडिया वाले हैं, आप तो कुछ नहीं भूलते हैं, तो आपको भी याद होगा। ऐसी ही ये गीदड़ भभकी है। मैंने कहा कि यह नया भारत है, निर्णय लेने वाला भारत है, सशक्त भारत है। यहाँ पे पाकिस्तानियों की तो दाल गलती ही नहीं, बड़े बड़े देशों की दाल तो गलती ही नहीं। तो इस देश की एक प्रदेश की मुख्यमंत्री अगर इस तरह के देश विरोधी बयान देंगी तो क्या लगता है कि उनकी दाल गलेगी? और उनको दिक्कत क्या है? उनकी दिक्कत यही है कि जो बांग्लादेशी घुस आए हैं इस हमारे देश में, उनको किस तरह यहाँ का नागरिक बना दिया जाए, उनको स्थापित कर दिया जाए, यही वो चाहती हैं। तो यह उनका जो उनका मनोभाव है, दुष्ट मनोभाव है, वह कभी पूरा नहीं होगा। यहाँ पर इस देश का नागरिक, बंगाल का नागरिक ही बंगाल की सरकार बनाएगा, और जो उनको करते बने, मैं तो कहती हूँ कि जो उनको करते बने करें। इस देश में गृह मंत्री के रूप में एक चट्टान खड़ा है इस देश की रक्षा करने के लिए, और निश्चित तौर पर जब तक हमारे गृह मंत्री खड़े हैं, इस देश के किसी भी प्रदेश में इस तरह की कोई घटना होना असंभव है। और अगर इस तरह का उनका कोई सोच है तो अभी से भी वो सुधर जाए। वो तो काफ़ी सुधारक हैं, ऐसे लोगों की सुधारक के रूप में अपने आप को मौजूद करती हैं। बांग्लादेश में इतनी बड़ी आग लगी हुई है, वहाँ जाएं तो शायद कुछ हो जाए, उनके जाने से वहाँ के लोग भी सुधर जाएं। वहाँ के लोगों को यहाँ नागरिक बनाने से अच्छा है कि आप वहाँ जाके और वहाँ मुख्यमंत्री बन जाएं, तो ज़्यादा उचित होगा। क्योंकि आप जिस तरह बंगाल से घुसपैठिए अंदर आए थे और बांग्लादेशी अंदर आए थे, जिस तरह उन्होंने बाहें खोलकर उनका स्वागत किया, उनको अपना भाई बंधु बनाया, उनके साथ बस बेचारी टोपी नहीं लगा पाती हैं, बाकी सब तो वो कर ही लेती हैं, खजूर वजूर खा ही लेती हैं जाके। तो इतना सब कुछ यहाँ करने के बजाय, यहाँ पे इतना आफत विपत लेकर आने के बजाय वो वहीं चले जाए तो हम सब शांति से रहें। बंगाल के लोग भी जाकर माँ काली को कुछ चढ़ाएंगे कि चलो आफत टली हमारे यहाँ से। अखिलेश यादव जी का यही सोच है और उनके कार्य करने की शैली भी यही है, और यही विडंबना भी है कि वह क्या संदेश प्रदेश को देना चाहते हैं। एक तो जब भी इन लोग किसी भी तरह का कोई काम करते हैं या इनकी पार्टी कोई काम करती है तो प्रदेश को विभाजित करने का ही काम करती है ये। और जिस तरह ये मंदिर मस्जिदों का ये इस्तेमाल करते हैं, या भाजपा पे आरोप लगाते हैं कि ये धर्म की राजनीति करती है, इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा कि आप किसी धर्म विशेष को आप खुश करने के लिए इस स्तर तक गिर जा रहे हैं कि आप इस तरह का संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं। इससे गंदी राजनीति कहाँ आपको देखने को मिलेगी, और इससे खुली राजनीति देखने को कहाँ मिलेगी कि कैसे अपीजमेंट किया जाता है एक धर्म विशेष का। आप यही तो मैसेज देना चाहते हैं कि इस प्रदेश में जब आपकी सरकार आएगी तो आप कैसे एक धर्म विशेष के पूजा स्थल को या उस धर्म विशेष के व्यक्तियों को आप कैसे बढ़ावा देंगे, आप यही संदेश देना चाहते हैं। तो प्रदेश भी लाठी में तेल लगा के तैयार है, आप जो संदेश दे रहे हैं उसका जवाब वापस आपको मिलेगा। मंदिरों में की होती तो ये छाती पीटने लगते, इनके ऊपर तो आफत विपत टूट जाता कि अरे भाई मंदिर में कैसे मीटिंग होने लगी। ये बार बार भाजपा को जो कहते हैं कि ये धर्म के नाम पे राजनीति करती है, वो इसलिए करती है, कहते हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी यह कहती है कि भाई किसी को भी खुश करने की राजनीति नहीं होनी चाहिए, अपीजमेंट की राजनीति नहीं होनी चाहिए। और कम से कम भारतीय जनता पार्टी हिंदू धर्म का नाम लेती है, वह यह कहती है कि मंदिरों की हम सुरक्षा करेंगे, वह यह कहती है हिंदुओं की सुरक्षा हम करेंगे, और यही बात तो इनके पेट में दर्द है। आप याद कीजिए कि 2017 से पहले यही वो उत्तर प्रदेश है जहां हर महीने कोई ना कोई दंगा किसी न किसी जिले में होता था, यह वही उत्तर प्रदेश है। आज जब से योगी आदित्यनाथ जी आए हैं तब से इन्होंने ये जो दंगाई थे, जिनके ऊपर समाजवादी पार्टी का हाथ रहता था, आशीर्वाद रहता था, उन सब को टाइट किया है। और तब से लेकर अभी तक हमारा सौभाग्य है कि एक आध घटना छोड़कर हमारा प्रदेश दंगों की आग से बचा हुआ है। लखनऊ से आज एक अहम प्रशासनिक खबर। राजधानी के शहीद पथ के पास हरिहरपुर इलाके में स्तंभ एवं निबंधन विभाग के नए मुख्यालय के लिए भूमि पूजन किया गया। इस अवसर पर विभागीय मंत्री रविंद्र जायसवाल ने भविष्य की योजनाओं को लेकर बड़ा ऐलान किया। कार्यक्रम में स्तंभ एवं निबंधन मंत्री रविंद्र जायसवाल के साथ साथ कई रिटायर्ड आईजी और
डीआईजी स्तर के अधिकारी भी शामिल हुए। भूमि पूजन के बाद मंत्री ने कहा कि राजधानी लखनऊ में सभी प्रमुख विभागों के मुख्यालय है, ऐसे में स्तंभ एवं निबंधन विभाग का मुख्यालय भी यही बनाना चाहिए और अब वह दिन आ गया है जिन्होंने भरोसा दिलाया कि यह मुख्यालय 1 वर्ष के भीतर बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाएगा, जिससे पूरे राज्य के पंजीकरण से जुड़े कार्यों में और पारदर्शिता और गति का आ सकेगी। उत्तर प्रदेश सरकार की इस पहल को एक बड़ा प्रशासनिक सुधार माना जा रहा है, जिससे आम जनता को जमीन जायदाद और रजिस्ट्रेशन से जुड़े कामों में सहूलियत मिलेगी। हर प्रदेश के मुख्यालय पर हर विभाग का मुख्यालय होता है, लेकिन हमारा निबंधन विभाग का मुख्यालय यहाँ पर अभी नहीं था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने के प्रेरणा से, प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा से यह भव्य मुख्यालय का आज भूमि पूजन किया गया है। 1 साल के अंदर यह बन के तैयार हो जाएगा और 1 साल के अंदर ही हम सब प्रयास कर रहे हैं मुख्यालय का संचालन यहाँ शुरू होना हो जाए। मेरा मानना है कि कार्य क्षमता वृद्धि के लिए अच्छे कार्यालय की आवश्यकता होती है और तब आज निबंधन विभाग का एक भव्य कार्यालय का शिलान्यास किया गया है और 1 साल के अंदर लगभग यह 38 करोड़ रुपए का है। हम सबका प्रयास है कि जो समय दिया गया 12 महीने का, वह 11 महीने में ही पूरा कर लिया जाए, ऐसा प्रयास होगा। और आज सभी जिले के एआईजी, मंडल के डीआईजी यहाँ पर आकर के सारे सीनियर अधिकारी, विशेष सचिव हमारे, आईजी, सब लोगों ने एक ईंट रखा है, भूमि पूजन किया है। इस इमारत में सभी का अपना योगदान है, केवल ईंट का नहीं, उनके कार्य का भी योगदान बना रहे, ऐसी अपेक्षा है। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए हॉर्नबिल टीवी भारत के साथ।